लेकिन दिल बहुत साफ था, और दूसरी थी रूपल, जिसके चेहरे पर चमक थी लेकिन दिल में घमंड था। माँ की आंखों को रूपल की चमक तो दिखती थी, पर श्यामा की मेहनत उसे कभी दिखाई नहीं दी। अरे श्यामा, कब उठेगी तू? तेरे उठने से पहले ही रूपल नहा धोकर मंदिर चली जाती है और तू अभी तक चारपाई पर पड़ी है। कुछ तो शर्म कर इस घर के लिए। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ। चूल्हा जलाया, रोटियां सेकी, भैंस को चारा डाला, आपका तेल भी गर्म कर दिया मालिश के लिए। थोड़ी देर बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया? तेरे जैसे निकम्मे के हिस्से में बस शिकायतें ही बची हैं। रूपल को देख कैसे लाज शर्म वाली लगती है। उसके नैन नक्श तो परी जैसे हैं। तू तो जैसे अपने बाप की ही तरह बदसूरत निकली। रूपल बीच में टोकते हुए बोली, अरे माँ, अब इसको बोलना भी छोड़ दो। इससे अच्छा तो मैं ही सब काम कर लूंगी। कहीं मेहमान आ गए तो क्या सोचेंगे? ये श्यामा तो दूर से ही डराने लगेगी। मैं बदसूरत हो सकती हूँ माँ, पर मेरा दिल तो साफ है। कभी आपने मेरी मेहनत देखी है? मैंने इस घर के लिए अपनी उम्र लगा दी, पर आपने कभी सर पर हाथ तक नहीं फेरा। सर पर हाथ तब फेरूं जब तू इस घर का नाम रोशन करे। तेरे हिस्से में तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही लिखा है। जिस दिन तू चंदन नगर के किसी सेठ की नजर में आ गई, उसी दिन मैं तुझे बेटी मान लूंगी। श्यामा का चेहरा झुक गया। बहन, तेरा रंग जितना काला है ना, तेरी किस्मत भी उतनी ही सूनी है। कोई तुझे ब्याहने नहीं आएगा। तेरा घर यही रहेगा, माँ के ताने और चूल्हे की राख में। हे भगवान, क्या सच में रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरी मेहनत, मेरा प्रेम, मेरा त्याग, इनका कोई मोल नहीं? कभी तो मेरी किस्मत भी उजली होगी। चल भाग और कुएं से पानी भर के ला। तेरे जैसे लोग भावुकता में रोकर क्या पाएंगे? काम कर, यही तेरी असली जगह है। श्यामा रोती हुई वहां से चली जाती है। जब समाज रूप देखता है तो गुण अक्सर धूल में दब जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोचते हैं चंदन नगर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ धर्मचंद और उनकी पत्नी शांति देवी। सेठ को अपनी बहू में बस गोरी चमक चाहिए, भले ही वह भीतर से कितनी भी खोखली क्यों ना हो। शांति, अब समय आ गया है कि हमारे बेटे विकास की शादी कर दी जाए। हमारे पास सब कुछ है, दौलत, दुकान, नाम। अब चाहिए एक ऐसी बहू जो हमारी शान को और ऊंचा करे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। बेटा अब शादी लायक हो गया है, पर हमें लड़की ऐसी चाहिए जो सिर्फ सुंदर ही नहीं, समझदार भी हो, घर संभालने वाली, संस्कारी और सीधी साधी। हाँ, लेकिन देखो आजकल की दुनिया दिखावे की है। लोग पूछते हैं बहू कैसी दिखती है, कितना सुंदर चेहरा है। और ऐसे में मैंने एक नाम सुना है, रतनगढ़ की सावित्री माई की छोटी बेटी रूपल, चेहरे पर जैसे चांद उतर आया हो। हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में, लेकिन सुना है कि बड़ी बेटी श्यामा काम में बहुत होशियार है। घर का सारा काम वही करती है। रूपल तो बस आईने में ही उलझी रहती है, कामकाज कौन देखता है। शांति, हमारे पास नौकर हैं बर्तन धोने के लिए। हमें तो चाहिए एक ऐसी बहू जो हर शादी ब्याह में लोगों के मुंह से वाह निकलवा दे। पर क्या सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ होती है? अगर स्वभाव ठीक ना हो तो घर नरक बन जाता है, और अगर बहू में ममता नहीं तो वह सौंदर्य किस काम का। अरे भगवान, तू तो पुरानी सोच वाली बातें करती है। देख, समाज को दिखाने के लिए एक सुंदर बहू से बेहतर कुछ नहीं होता। रूपल उस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। हमारा नाम उसके साथ जुड़ते ही चर्चित हो जाएगा। आप अपनी सोच में रूपल की सुंदरता देख रहे हो, पर मैं उसकी आंखों में घमंड और अकड़ देखती हूँ। मैं डरती हूँ कि कहीं वह हमारे बेटे विकास को तकलीफ ना दे। अब तुम ही बताओ, रूपल जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो हमारा मान सम्मान कितना बढ़ेगा। और श्यामा, वह तो लोगों के तानों का विषय बन जाएगी। बिल्कुल, पर क्या हमने ये सोचा है कि अगर रूपल को रिश्ता पसंद ना आया तो, या वो इस रिश्ते को सिर्फ दिखावा समझे? पसंद आना या ना आना उसका काम नहीं। जब रिश्ता सेठ धर्मचंद के घर से जाएगा तो सावित्री और उसकी बेटी मना नहीं कर सकेंगी। चंदन नगर में हमारा नाम ही काफी है। ठीक है, पर एक शर्त है। अगर लड़की का व्यवहार मेरे मन को ना भाया तो मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी। मुझे मंजूर है। कल ही चलते हैं उनके घर रिश्ता लेकर, और देखेंगे कैसे उनका सिर गर्व से ऊंचा होता है। जिस दरवाजे पर कभी उम्मीद ने दस्तक नहीं दी थी, आज वहीं रिश्ते का पैगाम आया। सेठ धर्मचंद और सेठानी शांति देवी सावित्री के घर रिश्ते की बात करने पहुंचे। अरे सेठ साहब, आप और शांति बहन जी भी साथ आई हैं। कहिए कैसे आना हुआ? राम राम बहन जी। आपके घर की तारीफ सुनी थी,
खासकर आपकी रूपल बेटी की सुंदरता की। हम अपने बेटे विकास के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, रूपल के लिए। सेठ साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े घर से रिश्ता मेरी बेटी के लिए? नहीं बहन जी, हम मजाक नहीं करते। आपकी बेटी हमारी बहू बने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? रूपल अंदर से आई। माँ, क्या हो रहा है? अरे सेठ जी, सेठानी जी, आप लोग। बेटी, यह रिश्ता लाए हैं तेरे लिए। देखा, मैंने कहा था ना, तू ही हमारे घर की किस्मत है। बिटिया, हमारे बेटे को ऐसी ही संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश थी। अब अगर आप सब राजी हैं तो हम जल्दी ही सगाई करना चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा घर अगर मेरे लिए आए तो किस्मत खुद कदमों में बैठ जाए। सेठ जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। इतना बड़ा सौभाग्य। रूपल की शादी अगर आपके घर में होगी तो मेरी गरीबी भी मानो मिट जाएगी। बेचारी श्यामा रसोई घर से यह सब सुन रही थी और सोच रही थी, हर बार मेरी आंखें ही क्यों नम होती हैं? क्या सिर्फ सुंदरता ही रिश्ते के लायक होती है? मेरे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं, पर कोई उन्हें नहीं पढ़ता। बहन जी, कल हम फिर आएंगे शगुन और तैयारी लेकर। आप बस बेटी को तैयार रखिए। मैं तो अभी से सोने की चूड़ियाँ, लाल जोड़ा और रथ का सपना देख रही हूँ माँ। अब देखना, मैं इस घर को आसमान बना दूंगी। हाँ बेटी, तू तो देवी है। तेरे कदम ही इस घर की किस्मत खोल देंगे। हम चलते हैं बहन जी, शुभ दिन तय करके खबर भिजवाएंगे। रूपल का रिश्ता पक्का हो गया। वहीं श्यामा की आंखें भीग गईं। मेहमान चले जाते हैं। उनके जाते ही रूपल और सावित्री दोनों खूब खुश हो जाती हैं। बिटिया देख, भगवान ने तुझ पर कैसी कृपा की है। सेठ सेठानी जैसे लोग तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तेरी सुंदरता ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। अरे माँ, मैंने कहा था ना, मैं आम नहीं खास हूँ। ऐसी शक्ल देखी है किसी ने? इस गांव में जो देखे बस देखता रह जाए। बेटी, जिस दिन तू पैदा हुई थी मैं समझ गई थी कि यह लड़की हमारे भाग्य को चमकाएगी। और वह श्यामा, अब तो पक्का हो गया, उसे तो कोई रिश्ता भी नहीं भेजेगा। उसे तो बस झाड़ू पकड़ा दो और चुप रहने को कहो। हाँ, ठीक कहती है तू। श्यामा तो जन्म से ही बोझ है। जिस दिन तेरी शादी होगी उसी दिन मेरी छाती से एक भारी पत्थर उतर जाएगा। और वहीं दूसरी ओर श्यामा दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसके कानों में हर शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। मेरे हिस्से में तो बस काम है, अपमान है। माँ की एक मुस्कान तक नसीब नहीं होती। क्या सिर्फ रंग ही सब कुछ होता है? क्या एक बेटी की मेहनत कुछ भी नहीं? उस रात रूपल सपनों में खोई रही। सावित्री दौलत को गिनती रही। कुछ वक्त के बाद रूपल की शादी हो जाती है। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। लेकिन जब रिश्ता सिर्फ चेहरे से जोड़ा जाए तो टूटने में देर नहीं लगती। बेटा विकास, अब तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। रूपल बहुत सुंदर है। अब बस वो इस घर की इज्जत को बढ़ाए, यही उम्मीद है। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे समझने और अपनाने की। बेटिया, अब यह घर तेरा है। तू इस घर की बहू है। जैसे लक्ष्मी पैर रखती है वैसी ही तू आई है। देखती हूँ। पहले तो मुझे मेरी पसंद की साड़ी चाहिए, जो सिल्क की बनी होनी चाहिए, वरना मैं कोई काम नहीं करूंगी। साड़ी? तुम आराम कर लो पहले, बाकी बाद में। शादी के दूसरे ही दिन रूपल ने घर का रंग बदलना शुरू कर दिया। न विनम्रता न सेवा, बस हुक्म और ताने। जहाँ सब सोच रहे थे कि बहू पूजा करेगी, वहाँ वह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मालकिन, नई बहू तो रसोई में आना भी पसंद नहीं करती। कहती है यह सब मेरे बस का नहीं। हे भगवान, ये लड़की तो बिल्कुल अलग है। ना मुंह मीठा ना व्यवहार। अब समझ नहीं आ रहा क्या करे। एक दिन शांति देवी ने रूपल को समझाने की कोशिश की। रूपल, माँ कह रही थी तुम थोड़ा घर के काम में हाथ बटाओ, कम से कम पूजा की थाली ही बना दो। क्या मैं नौकरानी हूँ तुम्हारी? माँ क्यों नहीं समझती कि मैं कोई गांव की गंवार लड़की नहीं हूँ? मैं आराम करने आई हूँ, सेवा करने नहीं। बेटा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ये लड़की तो दिन पर दिन घर में अशांति फैला रही है। हर बात पर झगड़ा और चेहरे पर ताना। अब हम क्या करें? धीरे धीरे रूपल का असली स्वभाव हर किसी के सामने आने लगा। उसकी सुंदरता अब बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि अंदर से वह सिर्फ घमंड और स्वार्थ से भरी थी। बिटिया, शादी सिर्फ सोने के गहने पहनने से नहीं निपटी। तुम्हें रिश्तों को भी संजोना आना चाहिए, वरना ये घर भी तुम्हारे लिए अजनबी बन जाएगा। मुझे उपदेश मत दो। मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ। माँ बनकर मत दिखाओ मुझे। जैसी जिंदगी चाहिए मैं वैसी ही जीऊंगी।
मैंने तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने इस घर को मजाक बना दिया। अब ये रिश्ता हमें सता रहा है। शायद हमने चकाचौंध को देखा, लेकिन गहराई में गए ही नहीं और अब भुगत रहे हैं। जिस बहू को वह देवी समझ बैठे थे, वह अब रोज इस घर को अपमानित करती थी। इन सभी बातों से परेशान होकर सेठ धर्मचंद और शांति देवी रूपल की शिकायत करने रतनगढ़ सावित्री के पास जाते हैं। बहन जी, हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी बेटी को बहू बनाकर अपनी जिंदगी में तूफान बुला लिया है। हमने सोचा था कि हमें एक सजी संवरी बहू मिलेगी, पर जो मिला वह बस सोती है, झगड़ती है और घर का चयन छीन लेती है। नहीं नहीं, वह ऐसी नहीं है। वह तो बचपन से सीधी साधी और समझदार रही है। अगर वह सीधी है तो हमारी जिंदगी क्यों जल रही है? हमारे घर में हर बात पर झगड़ा, हर बात पर ताना। विकास की हालत देखिए, वह अब बात भी करने से डरता है। ना सेवा करती है, ना सास ससुर की इज्जत। हमारी तो नाक कट गई समाज में। हो सकता है नई जगह की परेशानी हो, थोड़ा समय दीजिए, वह ठीक हो जाएगी। शायद वह आप लोगों को समझ नहीं पा रही हो। समझ नहीं पा रही तो शादी क्यों की? हमने उसे रानी बनाकर घर बुलाया था और वह तो सास ससुर को नौकर बना रही है। घर की इज्जत बहू से होती है, पर वह तो मोहल्ले में हमें शर्मिंदा करवा चुकी है। लोग अब ताने देते हैं। सेठ की बहू देखो, कितनी घमंडी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी, लेकिन शायद आपने कुछ गलतफहमी पाल ली हो। गलतफहमी तो हमें आपके घर आकर हो गई थी बहन जी। हमने चेहरा देखा, दिल की गहराई नहीं देखी, और अब भुगत रहे हैं। सावित्री माँ को झटका लगा, पर फिर भी वह अपनी रूपल की तरफदारी कर रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया गलत है, उसकी बेटी नहीं। हर लड़की कुछ समय लेती है नए घर में ढलने के लिए। आप लोग उसे समझाइए, बच्ची है अभी। उसे छोटी मत कहिए। उसे बस घमंड है अपनी सुंदरता का, और उस घमंड ने हमारे घर को जहन्नुम बना दिया। अगर आज हमने आपको बताने की हिम्मत ना की होती तो कल हमारा बेटा खुद घर छोड़ देता। हमारी बहू बनने लायक नहीं थी आपकी बेटी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अब भी नहीं, पर अगर अगले कुछ दिनों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सेठ और सेठानी चले गए, पर अपने पीछे एक गहरी चोट छोड़ गए। रूपल की शिकायतें सुन सुनकर सावित्री टूट चुकी थी, लेकिन जिसने उसे संभाला, उस श्यामा पर ही उसने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ। मैंने तो बहुत बार समझाया था रूपल बहन को कि थोड़ा व्यवहार सुधारना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया मेरी रूपल के साथ? सेठ सेठानी तक शिकायतें लेकर आ गए। लोग क्या कहेंगे? मेरी बेटी ने घर बर्बाद कर दिया। लेकिन तूने ही कहा था ना, तू बड़ी होकर भी जलती है उससे। हाँ, और अब तू भी कहेगी कि रूपल की ही सारी गलती है। सच बता, तूने कुछ किया है? कहीं तूने ही तो सेठ सेठानी को भड़काया नहीं? माँ, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो हमेशा आपकी बात मानी, आपके हर ताने चुपचाप सहन किए, और अब आप मुझ पर शक कर रही हैं? शक नहीं कर रही, मुझे पूरा यकीन है। तू ही चाहती थी कि रूपल की शादी टूटे, ताकि सबको लगे कि तू ज्यादा समझदार है। तेरे मन में जहर है श्यामा। माँ, अगर मेरी मेहनत, मेरी सेवा आपको जहर लगती है, तो आज मैं वह जहर आपके घर से ले जाती हूँ। मैं अब नहीं रुक सकती यहाँ। जा और लौट कर मत आना, हमारे घर का भार हल्का हो जाएगा। और श्यामा चल दी। न पैर रुके, न आंसू बहे, क्योंकि अब वह टूटी नहीं थी, अब वह मजबूत हो चुकी थी। कहाँ जाऊँ अब? जिस घर को जीवन माना, वह घर ही पराया हो गया। जिस माँ के लिए खुद को मिटाया, उसने मुझे ही मिटा दिया। क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं सांवली हूँ? जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, तब भगवान किसी को भेजता है, कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी एक अजनबी के रूप में। श्यामा चलते चलते सूरजपुर की सीमा में पहुंच गई थी और एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गई। तभी वहां से सूरजपुर के ठाकुर के बेटे विक्रम प्रताप और उनके सेवक माधव की सवारी गुजरी। माधव, जरा देखो, वह कौन लड़की है जो अकेले बैठी है इस दोपहर में? किसी का यूं बैठे रहना कुछ ठीक नहीं लगता। हाँ मालिक, वो लड़की तो जैसे रो रही है, कपड़े भी बहुत साधारण है, पर चेहरा शांत है। लगता है किसी अच्छे घर की है। मैं खुद पूछता हूँ, ऐसे मौके पर मदद करना हमारा धर्म है। क्षमा कीजिए,
मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप यहाँ क्यों अकेली बैठी हैं? क्या आप ठीक हैं? आप कौन? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर बैठने आई थी। आपका चेहरा कह रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। आंखें सब कह देती हैं। अगर आप मुझसे कुछ साझा करना चाहें तो शायद थोड़ा हल्का महसूस करें। आप जैसे लोगों के पास समय कहाँ होता है एक गरीब की कहानी सुनने का? मेरे पास ना घर है ना सम्मान। मैं उस बेटी की कहानी हूँ जिसे सबने ठुकरा दिया। बिटिया ठुकराई नहीं जाती, समझी जाती है। आपका दुख किसी बोझ से नहीं, दूसरों की अंधी सोच से है। मैं सूरजपुर के ठाकुर का बेटा विक्रम प्रताप हूँ और उससे ज्यादा मैं एक इंसान हूँ। हर इंसान की कहानी सुनने का अधिकार मुझे है। श्यामा ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी आंखों में आंसू देखकर रुक जाएगा। मुझे अपने जीवन में कोई नहीं मिला जो मेरे दिल की बात सुने। आज आप जो कह रहे हैं वह मेरे लिए एक दवा की तरह है, पर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे अपने रास्ते पर अकेला छोड़ दीजिए। आपका आत्मसम्मान देखकर मैं आपको और अधिक सम्मान देता हूँ, लेकिन अकेलापन और आत्मसम्मान एक ही बात नहीं होते। आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा विश्राम भी। मेरे घर में माता पिता भी हैं। अगर आप चाहें तो कुछ दिन रुक सकती हैं। कोई जोर नहीं, सिर्फ एक प्रस्ताव है। पर बोझ नहीं बनना चाहती, पर सच कहूँ आज पहली बार दिल ने कहा कोई है जो सुन रहा है। तो आइए मेरे घर, आपके लिए द्वार खुले हैं। सम्मान और आदर के साथ आप जैसी आत्मा को घर देना मेरे लिए पुण्य होगा। श्यामा चल पड़ी, पर इस बार अकेले नहीं। उसके साथ एक उम्मीद थी जो उसे पहली बार इंसान की तरह देख रही थी। श्यामा ठाकुर के घर पहुंचती है। उसने न सिर्फ नए घर की रसोई संभाली, बल्कि वहां के दिल भी जीतने शुरू कर दिए। आज मैं पहली बार किसी अजनबी के लिए कुछ बना रही हूँ, पर मन ऐसा है जैसे इन्हीं के लिए बनाते हुए जन्म बीता हो। भगवान, बस खाना ठीक बन जाए, क्योंकि तारीफ की मुझे आदत नहीं, पर आज उम्मीद जरूर है। जब खाना परोसा गया तो ठाकुर साहब बोले, वाह, ये कैसी खुशबू है। मैंने ऐसी स्वादिष्ट गंध अपने जीवन में नहीं ली। लगता है आज का खाना दिल से बना है। बिल्कुल बेटा, आज हमारे घर में पहली बार कोई ऐसी लड़की आई है जिसने बिना कहे रसोई संभाल ली। श्यामा बेटा, चलो तुम भी बैठो। नहीं माँ जी, आप लोग खाइए। मुझे खाना खिलाकर जो संतोष मिलेगा वह किसी स्वाद से ऊपर है। अरे वाह, यह स्वाद तो जैसे रसोई से नहीं किसी साध्वी की तपस्या से आया है। श्यामा, तुमने जो खाना बनाया वह न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि आत्मा को छूता है। आपने मेरी तारीफ की, यकीन मानिए आज तक मेरी माँ ने भी यह शब्द नहीं कहे। मैंने तो हमेशा वही सुना, काली है तो काम करना ही तेरा धर्म है। बेटा, रंग भगवान की कला है, लेकिन गुण तुम्हारी साधना है। मैं तुम्हें अतिथि नहीं, इस घर की लक्ष्मी मानती हूँ। श्यामा, क्या तुम जानती हो, तुम जैसी स्त्री अगर किसी घर में हो तो वहाँ पूजा अपने आप होती है। तुम्हारा चुप रहकर काम करना मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। और उस रात घर में एक खुशबू फैली, रोटियों से नहीं, नई संवेदनाओं से। श्यामा अब सिर्फ एक अतिथि नहीं थी, अब वह उस घर की इज्जत बन चुकी थी। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को तोड़ता है ताकि उन्हें फिर से एक मजबूत रूप में बना सके। कुछ वक्त बीतता है और विक्रम प्रताप को श्यामा की सादगी से प्यार हो जाता है। श्यामा, तुम कुछ ही दिनों में मेरे घर का हिस्सा बन गई हो, न किसी शर्त से, न किसी प्रयास से, बस अपने स्वभाव से। आज मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। जी विक्रम बाबू, आप कहिए। आप जैसे सम्मानित व्यक्ति का आदेश मेरे लिए सिर आंखों पर है। ये आदेश नहीं, एक निवेदन है। क्या तुम मेरे जीवन की संगिनी बनोगी? श्यामा हैरान रह गई। मुझसे, एक साधारण सांवली त्यागी हुई लड़की से, और आप एक ठाकुर के बेटे? आपको ऐसा मजाक करना शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है, जो आदमी तुम्हारे स्वभाव से इतना प्रभावित हो, जो तुम्हारी मेहनत में सौंदर्य देखता हो, वह मजाक करेगा? श्यामा, मैंने जीवन में बहुत चेहरे देखे, पर दिल तुम्हारे जैसा कभी नहीं मिला। तभी विक्रम की माँ वहाँ आई। बेटी, अगर तू हमारी बहू बनेगी तो इस घर का भाग्य बदलेगा। मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं, लेकिन तेरी आंखों में जो शांति और सेवा है वह दुर्लभ है। माँ जी, आपने मुझे बहू कह दिया, बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने तो हमेशा तिरस्कार झेला, आज अगर आप लोग मुझे अपनाएंगे
तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो बताओ श्यामा, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? हर दिन हर दुख सुख में मेरा हाथ थामोगी? विक्रम बाबू, आपने मुझे इंसान नहीं आत्मा समझा। मैं किसी राजघराने के योग्य नहीं हूँ, पर अगर मेरी सेवा, मेरा समर्पण आपको मंजूर है तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। श्यामा, जिसे दुनिया ने ठुकराया, जिसे माँ ने अपनाया नहीं, जीवन साथी मिला जिसने उसकी आत्मा को अपनाया। कभी कभी जिंदगी में इंसान इतना खो जाता है कि उसे अपनों की अहमियत समझ ही नहीं आती, और जब समझ आती है तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। आज रूपल अपने ही कर्मों से टूट चुकी थी और रत्नगढ़ अपनी माँ के पास लौट आई थी। माँ, विकास ने मुझे तलाक दे दिया। कहता है मैं पत्नी कहलाने लायक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? जिस घर को मैंने ठुकराया, आज वही मेरी आखिरी उम्मीद है। बेटी, मैं भी क्या करूं? जिसे देवता समझकर विदा किया था, वही आज मेरे आंगन में टूटी हुई है। हम दोनों ने बहुत बड़ा धोखा खाया है, लेकिन शायद यह भगवान का इंसाफ है। और वह श्यामा, जिसे हम बदसूरत कहकर हंसते थे, आज उसने सूरजपुर के विक्रम प्रताप से शादी कर ली है। वह तो अब रानी बन गई होगी। हाँ, किस्मत ने उसे बहुत कुछ दिया और हमने उससे बहुत कुछ छीना, पर जो दूसरों का हक छीनता है वह खुद एक दिन खाली हो जाता है। माँ, श्यामा के साथ तो हमने हर रोज बुरा किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे नौकरानी समझा, और आज वही लड़की रानी बन गई है। क्या ये सब हमारी वजह से हुआ? हाँ बेटी, हमने उसे कभी बेटी माना ही नहीं। ना उसके त्याग को देखा, ना उसकी विनम्रता को समझा, और ऊपर वाले ने देखा और उसे वहीं पहुंचाया जहां उसका हक था। माँ, क्या हम श्यामा से माफी मांग सकते हैं? क्या वह कभी लौटेगी? क्या वह हमें गले लगाएगी? श्यामा जैसी बेटियां कभी बदला नहीं लेती, वह तो माफ कर देती हैं। पर शायद अब लौटना उनके लायक नहीं रहा। क्या आज भी वह हमें याद करती होगी? अगर वह याद नहीं करती तो वह श्यामा नहीं होती। उसका दिल बहुत बड़ा है, शायद हमसे कई ज्यादा। आज मैं समझ गई हूँ, सौंदर्य सिर्फ चेहरे में नहीं होता, असल सौंदर्य कर्मों में होता है, और वहीं श्यामा सबसे सुंदर थी। कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहाँ आंसू बहते हैं। कभी कभी कहानी वहाँ खत्म होती है जहाँ पछतावे की नमी समझ की मिट्टी में मिल जाती है। श्यामा को मिला उसका सम्मान, रूपल को मिला उसका सबक, और माँ को मिली उसके कर्मों की